हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, प्रतिबिंब, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इन सब के बारे में बता दिया है। तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है अध्याय नंबर 9 का, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर आप लोगों को दर्पण सूत्र का निगमन करना बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। सभी को पता है कि फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, है ना, और दर्पण से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। और हमें इन तीनों में एक का संबंध ज्ञात करना है, यानी सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे, क्योंकि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। दो प्रकार के गोली दर्पण होते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है ना, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपके समक्ष एक जो है अवतल दर्पण लिया हुआ है। अवतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई होती है। तो मैंने आपके समक्ष एक अवतल दर्पण लिया है। तो थ्योरी जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखा पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, जगह ज़्यादा नहीं रहती, कैलकुलेशन पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कि माना हमारे पास एक जो है अवतल दर्पण है। ठीक है, M1 M2, इस अवतल दर्पण का क्या नाम है, M1 M2। और इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर हम इसका वक्रता केंद्र जो है डिसाइड कर लेते हैं कि ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, और थोड़ा समझिएगा, ये वक्रता केंद्र नहीं मानते, थोड़ा दूर मानते हैं, फिगर थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, है ना। ये मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र है और ये आपका इसका क्या है, F बिंदु है। ठीक, C से लेकर के P तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अब हम क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु मान लेते हैं। जो वस्तु है हमारी वो इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है OO' जो कि इस मुख्य अक्ष पर स्थित है, और ये वस्तु C और अनंत के बीच स्थित है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और C के बीच स्थित होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो वस्तु होती है, ठीक है, जो ये आपकी वस्तु होती है, वस्तु से चलने वाली पहली किरण क्या होती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मैंने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी। और जब ये परावर्तक तल पर आपतित होगी तो परावर्तक तल क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह किससे होकर जाती है भैया, फोकस से होकर जाती है। तो मैंने फोकस से गुजार दिया। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इस वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वह किससे होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ऐसे। ठीक है, इसको C यहाँ कर लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और आपने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में सीखा है कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु चलने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। अब कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप कहोगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो जो है लंबवत आपतित होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होगी तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री के कोण पर वो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन के नियम में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए इस गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें हम देखते हैं कि यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, इस OO' वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा II'। ये प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, उल्टी दिशा में आप देख पा रहे हो, नीचे की ओर बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि ये II' इस OO' वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पर अब हमें इसके निगमन के लिए बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको सबसे पहले
पता होना चाहिए कि जो पोल से लेकर के, मैंने गोली दर्पण द्वारा संबंधित जो भी गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं उन सब के बारे में बताया है कि जो ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी ओ की जो दूरी होती है वो यू होती है। और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है उसको वी से प्रदर्शित करते हैं। जो फोकस दूरी होती है उसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सी से, ध्यान दीजिएगा, सी से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। क्या माना, माना जो पी ओ है, ठीक है, यानी ओ पी जो दूरी है वो आपकी यू है। और ये सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी हम चतुर्थांश मतलब निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रपाटी का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो जब निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रपाटी यहाँ पर हम खींचेंगे तो ये वाली सारी दूरियां एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगी। और जब एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगे तो ये सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो पी सी है ना, जो पी सी हो जाएगी ये दूरी भी आपकी माइनस आर हो जाएगी। और अगर हम बात करें पी आई या आई पी तो ये आपकी माइनस वी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है पोल से। और फोकस दूरी पी एफ का वैल्यू जो है वो तो आपका एफ आई है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आपको आ जाना है यहाँ पर, देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में समरूपता का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके समक्ष एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है, ये आप देख पा रहे हो। और दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा वाला ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए तो ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। और दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समकोणिक यानी समान कोणिक या समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इतना लिख दिए कि कौन सी दूरी कितनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो त्रिभुज ओ डैश आई है ना, ओ डैश आई तथा दूसरा त्रिभुज देखेंगे तो दूसरा त्रिभुज है आपका आई डैश सी। आई डैश सी क्या है, समान कोणिक है। समान कोणिक है, समान कोणिक कहने का मतलब ये समरूप है। समान कोणिक अर्थात समरूप है, समान कोणिक अर्थात समरूप है। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समान कोणिक या समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपातिक संबंध होता है। मतलब इस त्रिभुज की जो ओ डैश भुजा होगी और इस त्रिभुज की जो आई डैश भुजा होगी, इसका रेशियो इस त्रिभुज ओ सी और इस त्रिभुज की आई सी भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जब दो त्रिभुज ऐसे, ठीक है, समान कोणिक होते हैं तो ये इनकी संगत भुजाएं होती हैं, ठीक। तो दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो दो अन्य दो संगत दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही कार्य हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम समरूपता के नियम से लिख रहे हैं कि जो ओ डैश और बटे में इस त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी आई डैश, इसका जो रेशियो हो जाएगा इस त्रिभुज की भुजा ओ सी और इस त्रिभुज की भुजा आई सी के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लेते हैं बिंदु ए पर ये प्रकाश किरण जो है आपतित हुई थी। इस बिंदु ए से इस मुख्य अक्ष पर क्या कर लेते हैं, एक लंब खींच लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए एम। क्या नाम दे देते हैं, ए एम नाम दे देते हैं, ठीक। और इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एम पॉइंट है वो पी के बहुत करीब माना जाएगा। लगभग हम एम को पी पर ही मान लेंगे। जब इसका व्यास बहुत छोटा होगा तो एम पॉइंट पी पर ही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एम से कोई भी दूरी नहीं मापी गई। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे आपको। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये वाला एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, जैसे ये वाला समकोण त्रिभुज लिया वैसे ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे। अब बताइए, जैसे यहाँ पर ये दो समकोणिक थे वैसे यहाँ पर ये और ये समकोणिक है। तो लिखेंगे इसी प्रकार जो त्रिभुज आपका है ए एम एफ, क्या है, ए एम एफ तथा जो दूसरा त्रिभुज है आई डैश एफ, क्या है, आई डैश एफ, क्या है, समरूप है। क्या है भाई, समरूप है यानी समान कोणिक है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अभी मैंने बताया उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। तो इस त्रिभुज की भुजा ए एम हो जाएगी
और इस त्रिभुज की भुजा आई आई डैश हो जाएगी। तो लिखेंगे AM बटे में आई आई डैश, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। अब पड़ी वाली भुजा इस त्रिभुज की आपकी FM हो जाएगी और इस त्रिभुज की पड़ी वाली भुजा IF हो जाएगी। क्लियर? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए, जो FM आपकी भुजा है इसको हम PF के करीब मान सकते हैं। PF लिखा जा सकता है क्योंकि M पॉइंट P के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है? और IF यहाँ पर लिख लेना एक लाइन में कि चूँकि जो FM है, ठीक है, जो कि FM है वो किसके बराबर है? PF के बराबर है। ठीक है? लगभग आप बराबर मान सकते हो। तो ये हो जाएगा AM बटे में आई डैश बराबर FM को कर देंगे PF के बराबर बटे में IF, ये IF आपका हो गया। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो पता है कि समीकरण 1 व 2 से अभी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी सी त्रुटि है। यहाँ पर AM लिखा है, यहाँ पर OO डैश लिखा है। अगर हम बात करें तो जो AM भुजा है, AM जो दूरी है वो OO डैश के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी भैया? ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जा रही, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या होती है? बराबर होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो AM है वो OO डैश के बराबर है। तो यहीं पर लिख सकते थे, इसी में लिख सकते थे, तथा जहाँ पर आपने लिखा था कि FM जो भुजा है FM वो IF के बराबर, उसी तरीके से आप लिख सकते थे कि जो AM है वो किसके बराबर है? OO डैश के बराबर। तो इस AM के स्थान पर आप OO डैश लिख सकते थे। अब आप समीकरण 1 और 2 लगा दीजिए। क्या लगा दोगे? समीकरण 1 व 2 से, है ना? तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या कहोगे कि जो LHS है वो क्या है? आपस में बराबर है। तो RHS भी तो बराबर होगा, यानी जो OC होगा बटे में IC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? PF, और बटे में किसके बराबर हो जाएगा? IF के। देखिए, ये दोनों पक्ष बराबर थे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे कि नहीं? समीकरण 1 2 से वही कार्य कर रहे हैं। अब इसको आगे हम थोड़ा सा हल करेंगे। तो हल करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा? OC को हम क्या लिख सकते हैं? OC दूरी तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें O से P तक की दूरी पता है और C से P तक की दूरी पता है। तो अगर O से P तक की दूरी से हम C से P तक की दूरी घटा दें तो हमें OC पता चल जाएगी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं OP और माइनस का कितना भाई? CP। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? OP से CP घटाएंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। बटे में आ जाए IC का मतलब ये दूरी। तो IC दूरी नहीं पता, लेकिन हमें C से P तक की दूरी पता है, I से P तक की दूरी पता है। तो अगर हम C से P तक की दूरी से I से P तक की दूरी घटा दें तो CI पता हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CP माइनस का कितना हो जाएगा? IP। कितना हो जाएगा? IP। इसी तरीके से PF का मतलब ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को भैया फोकस दूरी कहते हैं। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वो तो दूरी आपको पहले से ही पता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आगे बात करें IF, तो I देखिए IF ये दूरी ज्ञात करनी ना। तो I से P तक की दूरी पता है और P से F तक की दूरी पता है। तो I से P तक की दूरी से P से F तक की दूरी घटा दीजिए। मतलब आप लिख सकते हो IP माइनस का कितना लिख सकते हो? FP, है ना, या PF आप बोल सकते हो। अब ये सारी दूरियां पता है, ये दूरियां यहाँ पर रख लेंगे हम। देखिए OP की दूरी है, तो कभी मानी थी माइनस का U, फिर माइनस CP, C से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है -R, बटे में आ जाएगी CP -R माइनस IP, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? V कहलाएगी, -V हो जाएगा बराबर PF, पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। IP का मतलब प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी यानी -V लिखी जाती है। देखो आप देख सकते हो IP या PI, और FP का मतलब मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो माइनस फोकस दूरी रखेंगे कि क्या अवतल दर्पण है। बताइए, सारे मान रख दिए। अब हल करना है तो देखिए ये हो जाएगा -U माइनस का गुणा प्लस, और जो R है
आपको एक रिलेशन पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ पर तुमको एफ वी और यू में संबंध लाना था तो आर का कोई काम ही नहीं। तो आप जानते हो कि जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2 गुणे फोकस दूरी के बराबर होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वही कार्य यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम इस आर के स्थान पर कितना लिख देंगे, 2f लिख देंगे बटे में इस आर के स्थान पर कितना लिख देंगे, 2f लिख देंगे। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए माइनस एफ लिखा हुआ है, बटे में आ जाएंगे, और यहाँ पर माइनस वी लिखा हुआ है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो देखिए माइनस वी का गुणा यू से करेंगे तो प्लस का यू वी हो जाएगा, माइनस वी का गुणा 2f से करेंगे तो माइनस का 2f वी हो जाएगा। क्लियर। फिर f का गुणा u से करेंगे तो माइनस का uf हो जाएगा, f का गुणा 2f से करेंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। बताइए क्लियर है, बराबर आ जाएंगे। माइनस 2f का गुणा माइनस f से करेंगे तो ये प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, और v का गुणा जब हम f से करेंगे तो माइनस का fv हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, या उधर ले जाओगे तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बचा uv और माइनस का uf, और उधर आपका बचा था माइनस का fv, और जो ये माइनस का 2fv उधर जाएगा तो ये प्लस का 2fv हो जाएगा कि नहीं। देखिए uv माइनस का uf और बराबर प्लस 2fv से एक fv जाएगा तो कितना बचेगा, एक fv बच जाएगा आपका। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए uvf तीनों पदों को हम क्या करेंगे, सबके बट्टे में रख करके भाग कर देंगे, बस हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यह रिलेशन आ चुका है, आप इतना भी लिख सकते हो, लेकिन सूत्र जो है उसी के रूप में लाना हमें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे uvf से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर भाई, भाग देने पर। अच्छा, भाग दे देंगे तो देखिए uv था तो uv बटे में uvf, उसके बाद माइनस uf है, uf के बटे में uvf बराबर fv है, fv के बटे में भी uvf। मैंने भाग दिया दोनों पक्षों में uvf से भाग दिया। अब देखिएगा, इसको हटा देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, uv से uv कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, इधर fv से fv कैंसिल। तो यहाँ पर बचा आपका 1/f, और यहाँ पर बचा माइनस 1/v, और वहाँ पर बचा आपका 1/u। 1/v को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यही आपका दर्पण सूत्र है, और यही आपका फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध है। यही संबंध है आपका, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। बताइए, ये जो मैंने बताया आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, और इसी तरीके से हम उत्तल पृष्ठ के लिए भी निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, 2 बार समकोणिक त्रिभुज लेना है, समरूपता का नियम लगा देना है, और उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी के पदों में मान रख करके केवल कैलकुलेशन करना है, बस बाकी कुछ नहीं। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये निगमन समझ में आ गया होगा। कहीं पर फिर भी आपको त्रुटि है तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए। ठीक है, आपके हाथ में फ़ोन है, रिवर्स कीजिए, एक बार दोबारा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।